सर जिसको हम मुक्ति बोलते हैं, मेरा एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है इम्पोर्टेंट, कि भाई त्याग से मुक्ति मिलती है, तप से शांति और कर्म से मोक्ष। ये जो त्याग है ना, कंपटीशन का त्याग, आप किसी से नहीं खेल रहे, आपकी अपनी लीग है, आप अपनी लीग में खेल रहे हो। तो ये कंपटीशन का भाव त्याग दो। दूसरे का प्रमोशन हो गया, आपका नहीं हुआ, आपका दिल अच्छा नहीं फील कर रहा होगा, आप उसको जाके बोलो भाई तेरा हो गया, चल तेरे प्रमोशन के नाम की पार्टी करते हैं, तो आपका भी निकल जाएगा। विद्या ददाति विनयम होता है कि ज्ञान आता है तो विनय आता है, और विनम्रता होती है तो ज्ञान आता है। अब अगर अहंकार आ जाए कि तुम मुझे क्या सिखाओगे, तो अहंकार आते ही ज्ञान शून्य हो जाता है। जैसे बड़े बच्चों को बोलते हैं अरे ये कल के बच्चे, ये हमें सिखाएंगे, बच्चे बड़ों को बोलते हैं कि इनका जमाना जा चुका बड़ों का, ये हमें क्या सिखाएंगे। तो दोनों अहंकार दिखा रहे हैं। भाई कुछ जानकारी है जो बच्चे आपको दे सकते हैं क्योंकि वो आज की पीढ़ी के, और कुछ समझ है जो बड़े ही आपको दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। तो दोनों को अहंकार नहीं करना चाहिए, और दोनों को जो है सामने वाले से भी सीखना चाहिए। तो मैंने प्रयास किया कि भाई जानते हुए मैं ऐसी गलती को अपने अंदर क्यों लेके आऊं कि जिसका नुकसान ही होता है, जैसा सोचने से। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन व्यूअर्स। आज मैं अपनी 51वीं कड़ी के साथ में एक और ऐसे वॉरियर के साथ में जो बहुत ही यूनिक वॉरियर हैं, और इनके यदि कारनामे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कुछ छोटी मोटी चीजें मैं इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आ गए, और वहां आने के बाद इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इन्होंने पैरा कमांडो के लिए ऑप्ट किया। ये शुरू से ही पैरा कमांडो बनना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था कि आखिरी दिन में जब पासिंग आउट परेड होता है और जब इनके स्टार लगने ही वाले थे और अफसर बनने ही वाले थे, तो एक दो दिन पहले इनका एक फैटल एक्सीडेंट हुआ एक्सरसाइज करते समय, ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग करते समय, जिसमें ही इंजर्ड हिज backbone and finally he got paralytic. So because of that fatal accident, doctor said, you know what? Doctor said कि he may survive only for 2-3 days. He may not survive more than a couple of months, and he can only, at the most, he can hand drive this wheelchair. But you know, the gut feeling कुछ और होती है. This gentleman undergone so much of treatment, specialized treatment, and finally, today, what he is, you can't imagine. He has already done world record of driving from Delhi to the highest mountain pass, continuous 55 hours. That is the first achievement he has got. He is a paragliding. He has already flown the microlight, which even an able person can't think of. Then he is the writer of books, best-selling books in the world in 3 languages. And finally, he is running a NGO, which is Adda, he call it, अपनी दुनिया अपना आशियाना, जिसमें वो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स बना रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बना रहे हैं बॉक्सिंग के अंदर। तो ये छोटा सा मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, बाकी जब हम बातें करेंगे तो इनकी खासियत पता लगेंगी। सो नवीन, आई वेलकम टू योर शो, जो आपके नाम से बिल्कुल मैच करता है, विन लाइफ लाइक ए वॉरियर। यू आर ए ट्रू वॉरियर, आई मस्ट से। आपने जब तक आप सोल्जरिंग एनडीए में और आईए में, वहां भी आपने बेस्ट ऑफ द वॉरियर की तरह काम किया, और जो अभी जो काम कर रहे हैं वो तो अनइमेजिनेबल, अनमैचेबल है। सो वेलकम टू द शो, विन लाइफ लाइक ए वॉरियर। Thank you so much, sir, and I feel privileged and honored that you considered me worthy of being invited. So it's my pleasure. So now, Naveen, I would like to ask you the first thing. I know that you are from a family of army officers. I believe your father was in army, and all other relatives were in army, and you always wanted to become an army officer. But you were a very average student.
academically also, even physically also. You were not that good in that. And because of that, you always found rejection in the class or school or wherever it is. But then one day that rejection, you made it a gold mine out of that. And that rejection you converted into the resilience. And finally, you became one person where everybody wanted you to come in his team, that Naveen should be with us, Naveen should be with us. And you became a then national level champion, even state level champion. So how was that initial journey of your schooling and the college? Sir, we all face rejection in life. Yes. I always say if you have to work hard for something, then you appreciate it more. It is like the wind which takes the eagle higher in the sky, the wind that flows against it. And a child who is born tall or strong or this, he might not reach Olympics. But that weak child who is getting beaten by his classmates, otherwise getting bullied, he will reach the Olympics because he has the frustration, the anger to prove himself. Yes. So that rejection works in your favor. If you get it easily, you will not be able to reach anywhere in life. And sometimes people ask me, what books do you read? कौन सी किताबें पढ़ते हो? तो मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ता कम हूँ, सीखता जाता हूँ. जैसे कि हमारी पहली कहानी जो सब लोग पढ़ते हैं वो है खरगोश और कछुए की. Yes. लेकिन उसमें से जो लेसन है वो ले नहीं पाते. वो लेसन कंसिस्टेंसी का नहीं है. लेसन बेसिकली ये है कि हम सब कछुए हैं, हम खरगोश नहीं है. इंसान की जिंदगी सबसे बड़ी होती है, 80 से 100 साल तक वो जीता है. मैमल्स में, जानवरों में तो सबसे ज्यादा एज हमारी होती है. तो कुछ रेप्टाइल्स की हमसे ज्यादा होती है, लेकिन एम्फीबियंस की, बट एनिमल्स में तो हमारी सबसे ज्यादा होती है. तो हम 10 साल, 5 साल, 2 साल ऐसे प्लान नहीं कर सकते अपनी लाइफ. हम एक कछुए हैं, हमें 80 साल के हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करना चाहिए, एक डेकेड्स के टर्म में कि 10 साल में मुझे कहाँ पहुंचना. तो वो जल्दबाजी में जो स्कूल में कोई थोड़ा सा अच्छा बोल लेता है, कोई थोड़ा सा अच्छा लिख लेता है, तो कोई थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम दिखता है आपसे, वो कोई अचीवमेंट नहीं होती. इट्स द लॉन्ग टर्म दैट मैटर्स. सो मेरे में वो पेशेंस भी था और वो भी था. ऐसा कोई नाम पाने की या कोई ऐसा लालच नहीं था कि जल्दी से कुछ मिले. सीखना ज्यादा जरूरी था. मैं कबीर को इतना मानता हूँ, लेकिन मतलब जितने कबीर के दोहे मुझे पता होंगे शायद ही किसी को पता हो. लेकिन जब कबीर के एक प्रश्न पे दोहे पे मैंने प्रश्न उठाया कि मैं कवि की बात से सहमत नहीं हूँ हिंदी सब्जेक्ट के एग्जाम में, तो मुझे 0 0 मिला. टीचर ने बोला तुम कबीर पे सवाल उठा रहे हो. तो मैंने बोला ये किसी पे सवाल उठाना है, किसी विचार पे सवाल उठाना, ये उसका अपमान करना नहीं है. अगर हम वजह से सवाल पूछते हैं उसका अपमान नहीं है. तो वहां पे नंबर 0 मिले, लेकिन इसीलिए मैं आज लेखक हूं. अगर मेरे में वो प्रश्न उठाने की हिम्मत नहीं होती तो फिर मैं लेखक नहीं होता, फिर मैं जो बाकी चाहते वही लिख रहा होता. तो इसलिए अगर मेरे को नंबर का लालच ज्यादा होता, 1-2 नंबर से फर्स्ट सेकंड आने का लालच होता, तो मैं वही लिख देता जो बाकी सब लिख रहे हैं, सहमत हैं. तो इसीलिए दैट ऑल्सो वर्कड इन माई फेवर. क्योंकि जल्दी पाने की लालसा जब होती है तो उसमें आदमी समझौते कर जाता है और फिर वो लंबी दौड़ में हार जाता है. और यही वो खरगोश और कछुए की कहानी है. तो ये तीसरी क्लास में पढ़ी थी, मुझे तीसरी क्लास में समझ आ गई थी. इतना ही फर्क है. तो नवीन, क्या किस तरह के रिजेक्शंस होते थे इनफैक्ट तुम्हारे स्कूलिंग के टाइम में, और हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सर रिजेक्शन ये होता है, मैं उसको बुरी चीज भी नहीं मानता, क्योंकि हम सब रिजेक्शन कहीं ना कहीं फेस करते हैं. कोई ऐसा व्यक्ति, बिकॉज हमारे में एक कॉम्पिटिटिव सेंस होता है. अभी भी मैं खेतों के बीच में बैठा हूँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमरे में, क्योंकि यहाँ सिग्नल ठीक आता है. तो जो दूब की घास है वो गाजर घास को उगने नहीं देती, कीकर दूब को नहीं उगने देता, नीम कीकर को नहीं उगने देता. ये प्रकृति का नियम. तो वही प्रकृति का नियम है कि लोग आपको नीचे खींचते हैं, ये क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन ये होएगा, इसके बिना संसार नहीं चलता. तो उसको नकारात्मक समझना कि भाई वो क्यों मेरे को रिजेक्शन देते, प्रकृति में यही होता है.
अगर हिरन कमजोर है भागने में, तो हिरन ये नहीं कह सकता कि मैं कमजोर हूँ, शेर तो खाएगा, उसको तेज बनना पड़ेगा अगर बचना है तब बचाने के वेरी लिए। तो ये वेरी कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं है। वो कि भाई मैं दौड़ने में पीछे रह जाता हूँ, या मैं हाइट में थोड़ा कम हूँ, फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, या थोड़ा शैबी सा दिखता हूँ, तो ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि ओवरऑल इन द लॉन्ग रन, अगर आप ये देखें, शिवाजी की हाइट 4 फुट 11 इंच थी, रिकॉर्डेड जो है हिस्ट्री में, 4 फुट 11 इंच, और वो वॉरियर थे। यस। अगर एक डॉक्टर एपीजे कलाम, गांधी, आप नाम पे नाम गिनवाते जाओ दुनिया में, वो क्या अपनी सुंदर लुक्स की वजह से या एथलेटिक फिगर की वजह से पॉपुलर हुए थे? तो बिल्कुल। इसलिए, और प्रोबेबली अगर वो होते उस फिगर के भी, एथलेटिक फिगर और टॉल, एंड जो जिसको हम कन्वेंशनल भाषा में, वैसे तो क्या होता है कन्वेंशनल भाषा में परिभाषा बनाई हुई है इंसानों ने, उसके हिसाब से होते तो शायद वो नहीं कर पाते फिर। तो क्योंकि वो वाला लालच उनके माइंड में कभी रहा नहीं, तो वो उनका अपने काम पे, अपने स्किल पे ज्यादा ध्यान था, तो शायद इसीलिए वो रिजेक्शन ही मेरे काम आया। और उस चेंज को लाने में, जो चेंज हम सब लाना चाहते हैं, मेरे पास बहुत यंगस्टर्स आते हैं, वो चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन वो वास्तव में चेंज लाना नहीं चाहते, चेंज को भोगना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं चेंज को, कि जिम में गए बॉडी बन जाए। मैं आज तक जिंदगी में जिम में नहीं गया, और मैं उतना वेट उठा सकता हूँ जो जिम में जाने वाला नहीं उठा सकता। तो वो भोगना चाहते हैं उसको, कि चेंज आ जाए और हम भोगें उसको। चेंज स्लो टाइम लेता है, पेशेंस के साथ ही आता है, और जिसको उस चेंज को लाने में, दैट पर्सन इज एंजॉयिंग दैट पार्ट ऑफ इट, उसको उसमें आनंद आ रहा है चेंज लाने के प्रोसेस में, तो वो ला सकता है। जिसको जल्दी रिजल्ट देखना है वो नहीं ला सकता वो चेंज, जिसमें वो पेशेंस नहीं है। तो इसलिए मैं वो चेंज ला पाया, और जब वो चेंज आता है तो उसके बाद ये नहीं कि जिसने मेरा तिरस्कार किया या मेरे को कम समझा, अब मैं उसको जाके बोलूंगा देख मैंने दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई नहीं। क्योंकि मैं उसको मनुष्य प्रवृत्ति मानता हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि भाई आप अगर मैं जाके उनको नीचे दिखाऊं कि भाई मैं अभी अचीवर हो गया, देखो मैं ज्यादा तेज दौड़ लेता हूँ, तो फिर मेरे में उनमें क्या फर्क रह जाए? नेचुरली क्योंकि नेचुरली। ऐसा भाव रखना वाला, ऐसा भाव कभी नहीं होना चाहिए कि आपको बाद में वो चीज किसी को दिखानी है। विद्या ददाति विनयम होता है कि ज्ञान आता है तो विनय आता है, और विनम्रता होती है तो ज्ञान आता है। अब अगर अहंकार आ जाए कि तुम मुझे क्या सिखाओगे, तो मैं अहंकार आते ही ज्ञान शून्य हो जाता है। जैसे बड़े बच्चों को बोलते हैं अरे ये कल के बच्चे, ये हमें सिखाएंगे, बच्चे बड़ों को बोलते हैं कि इनका जमाना जा चुका बड़ों का, ये हमें क्या सिखाएंगे। तो दोनों अहंकार दिखा रहे हैं। भाई कुछ जानकारी है जो बच्चे आपको दे सकते हैं क्योंकि वो आज की पीढ़ी के, और कुछ समझ है जो बड़े ही आपको दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। तो दोनों को अहंकार नहीं करना चाहिए, और दोनों को जो है सामने वाले से भी सीखना चाहिए। तो मैंने प्रयास किया कि भाई जानते हुए मैं ऐसी गलती को अपने अंदर क्यों लेके आऊं, कि जिसका नुकसान ही होता है जैसा सोचने से। तो नवीन, वो नवीन इसी उस वजह से ही मैं या अचीव करता हूँ। नवीन, आफ्टर द स्कूलिंग, इनफैक्ट यू, जैसी आपकी इच्छा थी, यू फाइनली ज्वाइन द एनडीए. And NDA, of course, I know that it's a quite a competitive exam. You must have really done well. That's why you were in the NDA. So, what was the experience? Can you just tell something about the NDA? Any event, any incident, any punishment kind? There are many because the 3 years is a long period. And as a Naveen who had that lesson of Kachua and Khargoz right in the third class only, must be something which a unique thing must have happened. You can recall that and share with our viewers. सर मेरे से बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई जिस स्कूल में आप पढ़े, आप कौन से स्कूल में पढ़े हो, या आपने ये आर्मी ट्रेनिंग करी, एनडीए में थे, आईएमए में थे, शायद उसकी वजह से आपका ये एटीट्यूड है। तो मैंने कहा कि देखो, उस स्कूल से या उस इंस्टीट्यूशन से तो लाखों लोग निकलते हैं। वो इंस्टीट्यूशन के उत्तरदायित्व होता है कि वो आपके सामने एक ऐसा अवसर रखे जिससे आप सीख सकें। आप सीखें या ना सीखें वो तो आपका काम है। कोई इंस्टीट्यूशन ये इंश्योर नहीं करा सकता कि आप ऐसे बन के ही निकलेंगे। तो वो इंस्टीट्यूशन ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि मैं सीख सकता हूँ उन सारी परिस्थितियों को देख के। उसमें से किसी ने कुछ और सीख लिया होगा, तो आपको वो सीखने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर रखना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूशन को नहीं दे सकते कि कहीं जाने से कोई बाय डिफॉल्ट हो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होता।
तो अनुभव तो ये है कि एनडीए में मुझे ये मौका मिला, और मेरे को, जैसे मैं एक सेंट्रल स्कूल से पढ़ के आया था, तो मैं किसी मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या आरएमसी या किसी ऐसे उस जगह से नहीं था। ओके। लेकिन मेरे सीनियर्स जब मेरा जोश और मेरा परफॉर्मेंस वो सब देखते थे, तो कई बार ये हुआ कि कोई सीनियर बुला के पूछता था कि गुलिया, यू आर फ्रॉम विच सैनिक स्कूल? तो सर, आई एम नॉट फ्रॉम सैनिक स्कूल। मिलिट्री स्कूल? आई एम नॉट फ्रॉम मिलिट्री स्कूल, आई एम फ्रॉम सेंट्रल स्कूल। तो तुम सेंट्रल स्कूल से हो? तो मैं, मैं ये कहता था कि भाई मैं सेंट्रल स्कूल से हूँ, लेकिन मैं इन सबसे अच्छा करूंगा। तो वो अपने अंदर डिटर्मिनेशन थी। तो इंस्टीट्यूशन कभी वो चीज इंश्योर नहीं करा था। दूसरा ये कि जब भी आप कोई अच्छा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में रखेंगे, तो लोग आप पे हंसेंगे, क्योंकि यस आपके आपके साथ कॉम्पीट करना मुश्किल है, आपको नीचे गिराना आसान है। यस तो ऑब्वियसली वो आसान ऑप्शन चुनेंगे। यस। तो ये, आपको आप में कितना विश्वास है स्वयं में, वो जरूरी है। दूसरे को आप में विश्वास है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। वेरी राइट, वेरी राइट। तो मेरे को फर्स्ट डे से बोलने लग गए थे, सीनियर हंसते थे कि अरे क्या स्पेशल फोर्सेस का, तब स्पेशल फोर्सेस टर्म नहीं यूज किया जाता था। तब 1 पैरा कमांडो, 9 पैरा कमांडो, कमांडो रेजिमेंट होती यस थी। ये यस। ऐसे टर्म बाद में यूज होने लगे। तो मैं बोलता, तो बोलते कि क्या तू अभी फर्स्ट टर्म नया नया है, 4 दिन में आइडिया चेंज हो जाएगा। और हर बार वो बोलते थे, ये उनका विश्वास था। जब ओ 4 दिन में नहीं चेंज हुआ तो 400 दिन में नहीं चेंज हुआ तो 4 साल में नहीं चेंज हुआ। वो जितनी बार पूछा, ये जवाब सेम था। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप में कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि यंगर जनरेशन को एक फ्रीडम का गलत वो सिखा दिया गया है। वो सोचते हैं कि कहाँ पे दारू पीनी है, कौन सी पीनी है और किसके साथ पीनी है, ये फ्रीडम है। ये आवारागर्दी है, ये फ्रीडम नहीं यस है। यस यस। फ्रीडम है कि आपको कमिट किस चीज को करना है। जब मैंने कमिट कर दिया तो मैंने कर दिया कि भाई ये मेरा है। गांधी ने कमिट कर दिया, भगत सिंह ने कमिट कर दिया, मीरा ने कमिट कर दिया। जिसने कमिट किया वही जिंदगी में कुछ बन पाया। तो मैंने वेरी कमिट कर दिया, मैंने कर दिया, अब वो चीज है। तो इसलिए वो एक अनुभव रहा। और मैं फिर वही बात है कि मैं सीखता ज्यादा हूँ, नंबर चाहे ज्यादा आते हो या नहीं। अब आपको तो आर्मी में हमेशा यही बात बताई जाती है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका दुश्मन पॉसिबली 4-5 डायरेक्शन से आ सकता है, तो छठी डायरेक्शन से आएगा। बिल्कुल क्योंकि उसका बिल्कुल। जॉब प्रोफाइल ये है, वो भी तो अपना होमवर्क कर रहा है। वो यस। वहां से आएगा जहां से आप उम्मीद नहीं कर रहे। जीवन में लीस्ट भी, लीस्ट लीस्ट एक्सपेक्टेड अप्रोच। हाँ हाँ, तो जीवन में भी आपकी कठिनाई वहां से ही आएगी जहां की आप तैयारी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही तो बात है, कठिनाई उधर बिल्कुल से सही। ही आएगी। तो एक यंगस्टर ऐसे ही मच्छर मार रहा था, तो मैंने बोला क्या हो गया? बोलता है कि सर डेंगू से कई लोग मर रहे हैं। मैंने बोला तू चिंता मत कर, तू डेंगू से नहीं मरेगा। तो उसने बोला ऐसे क्यों? मतलब जो जिस चीज से डरता है ना, उससे कभी नहीं मरता। और उसको डेंगू नहीं हुआ, मेरे को हो गया क्योंकि मैं डर नहीं रहा। तो ये कब की वो बात है? वही रूल लाइफ में अप्लाई। तो और यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे भी किसी भी हालत में आर्मी में जाना है, देश की सेवा करनी है, आर्मी में जाना है, देश की सेवा करनी है। तो मैं बोलता हूँ भाई फिर दिक्कत क्या, जाके भर्ती हो जाओ ना, सोल्जर्स की भर्ती होती रहती है। फिर बोलते नहीं सर ऑफिसर बनना। मैं बोला फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? कम से कम झूठ तो ना बोलो ना, ये बोलो कि भाई हाँ मेरे को ऑफिसर स्टेटस में जाना है। देश सेवा के लिए जा रहे हो तो सिपाही बनो ना, सिपाही की दिक्कत क्या है? अगर तो सिर्फ देश सेवा ही वो है आपका क्राइटेरिया है। और वर्दी पहनने से कोई ऑफिसर नहीं होता, कोई सोल्जर नहीं होता। ऑफिसर तो हो सकता है, क्योंकि सोल्जर वो इंसान होता है जो अपने से कमजोर की रक्षा करे। और ये काम आप कहीं भी कर सकते हो, ये वर्दी पहन के ही करना आवश्यक नहीं है। अगर वेरी अपने से राइट। कमजोर की आप रक्षा कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सुन जो रहे हो? भारतीय सेना है, वो भारतीय जनसंख्या की रक्षा कर रही है। जिनके Yes. पास हथियार नहीं है, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, उनकी रक्षा कर रही है। तो जो रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा करो, यही सिपाही है, यही सोल्जर है। तो वो बहुत बहुत सार बहुत सही सीख, बहुत सही सीख है कि हाँ। सोल्जर वो है जो किसी की रक्षा करे, और वो किसी भी सूरत में कर सकते हैं। आप सिविल में भी रह के कर सकते हो सोल्जरिंग जो है। अभी मैं ये कहता हूँ, कोई आतंकवादी कभी किसी फौजी को हरा ही नहीं सकता। यस। क्योंकि वो आतंकवादी तो बनता है वो जन्नत स्वर्ग वगैरह देखने के लिए, कुछ पाने के लिए, हीरो बनने के लिए। सिपाही तो बेचारा अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहा होता है, अपने यस साथियों के लिए लड़ रहा होता है। तो यस। उससे तुम मुकाबला कैसे करोगे? जो 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 अपनी मौत सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए उठा सकता है, और आपको तो मरने के लिए भी खुदा चाहिए। तो मतलब आपको रिवॉर्ड चाहिए ना बेसिकली। आप बिना रिवॉर्ड के लिए आप लड़ नहीं सकते। सिपाही तो बिना रिवॉर्ड के लड़ रहा है।
99% सिपाही जो शहीद होते हैं उनका नाम भी कोई नहीं जानता, तो वो उसके बाद भी मर जाता है। उसकी बहादुरी कितनी है। हीरो बन के मरना तो आसान काम है, तो सिपाही जो है उसकी ड्यूटी और वो उसका जो वो उत्तरदायित्व होता है वो किसी और उससे ऊपर है। नवीन, इनफैक्ट आफ्टर द एनडीए आप यू ग्रेजुएटेड टुवर्ड्स द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां आपने बहुत शिद्दत से अपनी ट्रेनिंग की और आखिरी दिनों में आप पहुंच गए। और आपका जैसे ध्येय एनडीए से ही था कि मुझे पैरा कमांडो बनना है, जो बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि उसके लिए गट्स चाहिए। आपको पहले से ही पता है कि उसमें कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है और कितने सारे रिस्क होते हैं। तो जो आदमी पहले से जिसके बारे में जानता है और तैयार है हर सेक्रीफाइस के लिए, वही उसको ऑप्ट करता है। और आपने वो ऑप्ट किया, और मुझे पता चला कि आप अपनी बटालियन के केवल अकेले जेसी थे जिसने ये ऑप्ट किया था। लेकिन नियति की कुछ और ही मंजूर था कि 2 दिन पहले पासिंग आउट से आप नॉर्मल जो ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग होता है, एक कॉम्पिटिटिव होता है, और उसमें आप दौड़ रहे थे और एक ऑब्स्टिकल में आप फेटली इंजर्ड हो गए। Naveen, what was the situation? Means, just for the viewer's sake, if you can tell that how this has happened and how your dreams, which you were having dream of becoming an officer one day, and how the every scenario changed. Sir, I was 21 at that time. 21 वर्ष का था। Yes. और 21 वर्ष मेरे को 29 साल मेरे को चोट लग के हो चुके हैं, 29 ईयर्स। तो 21 वर्ष की आयु में मुझे चोट लगी थी। और डेफिनेटली फर्स्ट सैलरी भी मिलनी बाकी थी। हालांकि वो इनका स्टाइपेंड कलेक्टेड तो मिल गया था, लेकिन फर्स्ट सैलरी मिलनी बाकी थी। तो जो मेरे लाइफ का हार्ड वर्क था तब तक का एज अ स्टूडेंट, जितनी मेहनत आपने की होती है, उसका कोई रिजल्टेंट उस वक्त मेरे को कोई ऐसा एज अ यंग मैन कोई ऐसा एंजॉय करने को, अपनी मोटर बाइक या अपना ये कोई मन में होता है सबके, कोई होता है। चीजें तो एंजॉय करने को वो नहीं हुई। और वहां पे वो चीज जो आप कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो वो तकरीबन सारा ही कुछ चला गया था, क्योंकि आपकी फिटनेस चली गई, आपका करियर चला गया, आपके काफी दोस्त चले गए, आपके सारे ऑप्शंस खत्म हो गए लाइफ में एकदम से। तो जहाँ सांस लेने का ऑप्शन था कि आप सांस ले सकते हो या नहीं, ये इम्पोर्टेंट था। तो लेकिन मेरे पास बहुत से यंगस्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि वो मोटिवेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। भगत सिंह को किसने मोटिवेशन दी थी, गांधी को किसने मोटिवेशन दी थी? आप इंसान कैसे हो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको फेस कर पाओगे या नहीं। उसी वक्त कोई इलाज, कोई घुट्टी, कोई गोली तो कोई दे नहीं सकता। तो इसलिए अपने आप को वैसा व्यक्तित्व बनाओ, वैसी पर्सनालिटी बनाओ, वैसी। भगत सिंह कोई एक दिन में नहीं बना था कि एक मोटिवेशनल लेक्चर सुन के वो भगत सिंह बन गया, ऐसा नहीं हुआ था। तो एक लेक्चर सुन के तो टेररिस्ट बन सकते हैं, भगत सिंह नहीं बन सकते। तो वो इसलिए मैंने कभी से जब वो हार्ड वर्क फेस किया था, तब से अपने आप को एक बहुत रियलिस्ट बनाया था कि आपकी, और रियलिस्ट होने का मतलब लेजी होना, मतलब ही होना, ये सब नहीं है। मैं कंप्लीट डेडिकेशन के साथ किसी चीज को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वही बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट आपके लिए वही वर्क करता है। दूसरी चीज ये कि आपके सपने आपके लिए बने हैं, आप अपने सपनों के लिए नहीं बने हो। आपके सपने आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं होने चाहिए। अपने सपनों को अपने से नीचे रखो। यू आर द पर्सन, यू आर द, पहले मैं वो बोलता हूँ कि पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर बनो, बटालियन के बाद में बनना। फर्स्ट यू हैव टू कमांडिंग ऑफिसर ऑफ योर ओन लाइफ। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो सपने, कोई भी सपना, कोई भी चीज आपकी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आप वो रोल वहां नहीं प्ले कर पाए, कहीं और प्ले कर लोगे, कुछ अच्छा ही करोगे जहाँ भी करोगे। एक अच्छा इंसान होता है। तो इसलिए मेरे लिए वो मुश्किल नहीं था फेस करना। अगर मैं वहां नहीं, अब अगर मेरे को कोई इजियर ऑप्शन चुनना था फोर्सेस में, तो इजियर ऑप्शन भी चुन सकता था। तो मैं तो चुन के डिफिकल्ट वाला ऑप्शन चुन रहा था। स्पोर्ट्स में मैं बॉक्सिंग खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, जिसमें मेहनत लगती है, खून पसीना बहता है, जिसमें वो स्पोर्ट्स खेल रहा था, एडवेंचर स्पोर्ट्स में कर रहा था। तो मैं तो खतरे उठा ही रहा था। खतरे उठा रहे हैं तो चोट तो लग सकती, कहीं लग, कब लगे कहाँ लगे पता नहीं होता। तो आई वॉज मोर प्रिपेयर्ड। जो व्यक्ति खतरे उठा ही नहीं रहा और उसको लग जाए, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो यही रोना रोता रहता है कि मैं तो बहुत बच के रहता था फिर भी लग गई। तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो वो जहां भी होना था वहां वो
हो गया। मैं उस चीज को पर्सनली मैं कभी भी इस चीज से अफेक्टेड नहीं हुआ। और दूसरा एक रीजन है कि हाई सेल्फ एस्टीम, मैं मेरी सेल्फ एस्टीम इस दुनिया में, दुनिया का अगर कोई बादशाह होता तो उससे भी कम नहीं है। मैं अपने आप को किसी से ऊपर नहीं समझता, लेकिन मैं किसी से कम भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। कोई होगा किसी देश का प्रेसिडेंट, दुनिया के सबसे बड़े देश का होगा, सबसे अमीर देश का होगा अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूँ, मेरा काम अपनी जगह है। yes. तो इसलिए मेरे को चोट लग गई। मेरे पहले एनडीए में था तो मेरे आंख पे घोड़े की लात लगी थी और मेरे पलकें कट गई थी, पूरी आईज बाहर आ गई थी, आई स्टिच की हुई है यहाँ पे। तो वो हुआ था तब मेरी आंख चली जाती, या घोड़े की लात से तो घोड़ा भी मर जाता है, आदमी तो दूर की बात, नाल होती उसके लिए। तो मैं बच गया मैं उस जगह पे। तो वो कब कहाँ क्या होता, अगर मेरी शक्ल बदसूरत हो जाती या मैं कहीं स्कार्स हो जाते चेहरे पे, क्या फर्क पड़ता? मेरी वैल्यू मेरे लिए वही रहेगी। मेरी वैल्यू इन चीजों से नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ या मेरा ओहदा क्या है या मेरा पद क्या है, मेरे पास पैसा क्या है। मेरी पहचान इन चीजों से नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि पहले से ही वही सोच थी, इसलिए मेरे को, मैं उस चीज को फेस करने में फिजिकली डिफिकल्ट रहा, इमोशनली डिफिकल्ट कभी नहीं रहा। एक्सीडेंट हुआ कैसे था, मतलब इफ यू कैन टेल टू द व्यूअर्स। जिसे कहते हैं नियति ही थी कि भाई मैं टीम का कैप्टन था, और उसको पता नहीं कितने बार हम 100,000, मेरे को गिनती तो नहीं पता कितनी बार तो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, और फाइनल टर्म के भी फाइनल उसमें तो सारे टेस्ट सब हो चुके थे, पीटी टेस्ट, एकेडमिक सब, कैंप भी सब, एवरीथिंग वाज ओवर। सो उस दिन मेरे को पीछे से पुश लगा। कैसे हुआ? क्योंकि वो इंस्टेंस जो इतना क्विक था, बहुत सिंपल सा ऑब्स्टेकल है, उसके ऊपर से मैं गिरा और जो है गले की हड्डी टूट। तो इसलिए मैं उस चीज के बारे में वो नहीं सोचता है वो। हाँ, मैं ये बता रहा था कि वो मैं वहां से गिरा और ये चोट लगी, अब उसमें मेरे को किसी का पुश लगा पीछे से, कैसे हुआ? उतना स्पीड में, हाई स्पीड में हुआ क्योंकि मैं सबसे आगे दौड़ रहा था। तो वो बात मैटर नहीं करती। ये है कि वो लग गई। हाँ, उसमें वही है कि आप उसी चीज को पॉजिटिव देख सकते हो और उसी चीज को नेगेटिव। करेक्ट। अगर वो फाइनल डे कंपटीशन का नहीं होता, दैट वाज द फाइनल डे ऑफ द कंपटीशन, ऑडियंस वाज वाचिंग, कमांडेंट वाज देयर एंड एम्बुलेंस डॉक्टर सब प्रेजेंट थे। करेक्ट। तो इसलिए मुझे, जो फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे अटेंड किया वो डॉक्टर था। तो अगर मुझे नॉर्मल दिन में लगी होती और कोई और अटेंड करता उस इंजरी के साथ, तो मैं सक्सेसफुली हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता। मे बी। तो हाँ, तो इसलिए नहीं सर, इसमें बहुत डेथ हो चुकी हैं बैड इवैक्यूएशन की वजह से, क्योंकि स्पाइन जब टूट जाती है तो उसको बहुत स्टेबल रख के और स्ट्रेचर में बहुत स्टेबली उठा के 6 लोगों को बहुत टेक्निकल तरीके से लेके जाना पड़ता है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं करते, बहुत केसेस है। तो क्योंकि वो फाइनल डे हुआ इसलिए मैं बचा हूँ, और वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मेरे पास था। तो अब वो भी नियति थी। कई लोग बोलते हैं कि आप बहादुर हो, तो मैं बोलता हूँ भाई, अगर मर रहा हूँ तो बचने की कोशिश करूंगा, तो इसमें बहादुरी क्या है? मैं उसको बहादुरी नहीं मानता। उस पे वो कोई घमंड करने वाली चीज नहीं, नियति की बात थी। अब कोई जो सिपाही जिंदा बच जाता है वो अपनी बहादुरी की डींगे मारता है, जो मर गया वो मर गया। हो सकता है मरने वाला ज्यादा बहादुर था। क्या ज्यादातर केस तो यही होता है कि मरने वाला ज्यादा बहादुर था। तो ये क्या मतलब एग्जीबिशन वाला था, डेमोन्स्ट्रेशन वाला था, या कॉम्पिटिटिव था बिटवीन द बटालियंस और कंपनी? कॉम्पिटिटिव था, कॉम्पिटिटिव फाइनल डे ऑफ द कॉम्पिटिशन। ओके, अमंग ऑल द बटालियंस। हाँ, एंड इट इज नॉट इन मैंडेटरी इवेंट, इसका ट्रेनिंग की क्वालिफिकेशन उससे नहीं था, ये तो स्पोर्टिंग इवेंट टाइप है। करेक्ट। वो उस दिन लगना था, लग गया, और शायद लिखा था। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में कोई पश्चाताप नहीं। अगर मुझे दोबारा अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला तो मैं हर वही चीज करूंगा और हर वही गलती करूंगा जो मैंने आज तक करी है, क्योंकि मैं बना ही उनसे हूँ। बहुत सही, तो मैं कहाँ होता? जो once a soldier always remain a soldier, so you can't deny that fact. Naveen, one more thing that which I would say that whatever we are today because of our past habits, and whatever we will become tomorrow, it's because of our habits which we inculcate today. So habits are a very important thing. What is that one habit one should inculcate to lead the successful life?
सर जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना, मेरे पास किसी ने मैसेज भेजा कि आपका जो पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, तो उसमें ये लिखा था कि आपका शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप उसे बोलते हो तो वो यूनिवर्स में जाता है और पूरे यूनिवर्स को इफेक्ट करता है। मैं बोलता हूँ सॉरी, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके शब्द से यूनिवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शब्द आपके अंदर जाता है और आपको बर्बाद करता है। तो जब आप बोलते नेगेटिव हो तो नेगेटिविटी आपके अंदर घुसती जाती है। और अब कोरोना आया, मैंने पहले दिन बोला, जब शुरू के कुछ ही दिन हुए थे, मैंने, सारी दुनिया डर 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 चिल्ला रही थी, फियर फियर। मैंने बोला कोरोना से मेरा कुछ नहीं होना भाई। लोग बोलते लापरवाह है, भाई लापरवाह हो जाऊँ, प्रिकॉशन तो ले रहा हूँ। ठीक है, पर होएगा कुछ नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरा विश्वास है। और अगर हो जाता तो लोग हंस लेते मेरे ऊपर, और क्या। लेकिन डर के नहीं मरूंगा, ये बात पक्की बात है। Yeah. तो आप बोलो पॉजिटिव चीज ना, कम से कम मरेंगे जब मरेंगे देखी जाएगी, तब तक तो बहादुरी बोलो। और Yes. आप डरने वाली चीजें बोलते हो, फिर अंदर वो डर घुसता जाता है। इसमें काफी सारी नेगेटिव चीजें लोग बोलते हैं बिना जाने। जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, वो बार बार अपने बोलने में ये फ्रेज यूज करती थी, एज अ वुमन। तो मैंने बोला ये एज अ वुमन बार बार रिपीट मत करो, इससे तुम अपने आप को ये समझा रहे हो कि क्योंकि तुम औरत हो तो तुम कमजोर हो या कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को एक नेगेटिव डेफिनेशन दे रहे हो जब भी ये फ्रेज यूज कर रहे हो। और दूसरा, ये कई लोग मेरी कहानी सुन के बोलते हैं, किसी की कहानी सुन के, कि मेरे से तो नहीं हो पाता। मैंने बोला ऐसा कभी मत बोलो कि मेरे से नहीं हो पाता। मैं कभी ये बात नहीं बोलता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। कभी मत बोलो मेरी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी चोट तुम्हें नहीं लगेगी, कुछ और हो जाएगा, कोई और दिक्कत होगी, फिर तुम गिव अप कर दोगे। easier said than done, a very negative phrase. Easier said than done means you are not going to do it. How does it matter whether it is easy or difficult? करना है तो करना है, बात खत्म। So degree of difficulty should never be a definition. The word Yes. struggle is a negative word. Fight is a positive word. Yes. Struggling is helplessness. तो Yes. बहुत सारे नेगेटिव वर्ड हम अपनी बातों में यूज करते हैं, जिससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो नेगेटिविटी आ रही है। सो पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड इज स्पीक पॉजिटिव थिंग्स। तुम जंग में जाके लड़ाई लड़ नहीं सकते, कम से कम बोलो तो बहादुरी से। अगर बोलोगे तो विश्वास आएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोलो पॉजिटिव, बोलो पॉजिटिव, डोंट हेजिटेट। सम पीपल से डू, डोंट स्पीक। आई से स्पीक, इफ यू कीप स्पीकिंग यू विल डू, यू विल बी फोर्स्ड टू डू। आपने सबको बता दिया आप बहादुर हो, आप बहादुरी दिखाओगे, फिर आप भाग नहीं सकते, आपको दिखानी पड़ेगी। तो बोलो, Accountability, self accountability. बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने स्पोकन वर्ड की, बोलना है, उससे मत डरो कम से कम। जब लड़ाई लड़ेंगे जब, तब की तब देखी जाएगी, आज बोल तो सकते हो ना कम से कम। सो द लैंग्वेज वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट, बिकॉज वो लैंग्वेज ही हमको नेगेटिव कर देती है, नेगेटिव बना देती है। एक और चीज है नवीन की, जो जिंदगी में जो हार्ड टाइम्स होते हैं, दोज हार्ड टाइम्स ऑलवेज क्रिएट द स्ट्रॉन्ग मैन, एंड स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट द गुड टाइम्स, and the good times then create the weak men, and weak men create the hard times. So basically what is there is that ki sometimes it is easy to handle the failures rather than the success become difficult to be handled by the people. How do you think that point? लोगों को सक्सेस कभी कभी जो है ना डिस्ट्रॉय कर देती है बजाय कि फेलियर। मैं ये कहता हूँ कि खुदा को, भगवान को, जिसकी जिंदगी मुश्किल बनानी हो उसको आसानियां दे देता है, आसानी से पैसा, आसानी से चीजें दे देता है, अगर उसकी जिंदगी उसे मुश्किल बनानी हो। और हाँ बिल्कुल सही है। जिसकी जिंदगी अच्छी बनानी हो उसको मुश्किलें देता है। करेक्ट। क्योंकि एंड रिजल्ट वो निकलता है। और अभी मैं कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैं बिगड़ा नहीं, ड्रग्स में, अल्कोहल में, या ऐसे उसमें बदमाशियों में, गुंडागर्दी में नहीं गया। लेकिन भाई मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इतना पैसा दिया नहीं कि वो ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर हाँ वो बिल्कुल देते, सही अगर वो है। इसका क्रेडिट मैं तब लेता कि मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होते और फिर मैं इनको नहीं करता, तो मैं क्रेडिट लेता इन चीजों का। और मैंने इतने लोगों को देखा है जिसमें इमोशनल करेज होती है, जिनके पेरेंट्स रिच थे, अमीर थे। अब जावेद अख्तर है, मैं उनको भी काफी मानता हूँ। तो वो, मैं उनकी कहानी, वो स्ट्रगल की कहानी तो सब जानते हैं। अब लोग ये नहीं जानते कि वो स्ट्रगल तब था जब उनके फादर तो अमीर थे, हाँ उन्होंने फादर से पैसे लिए नहीं। हाँ इसलिए नहीं कि उनके पास नहीं थे और वो गरीब घर से थे। तो बहुत लोग, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज के साथ आप अचीव नहीं कर पाओगे,
पहले राजा महाराजा होते थे, रामायण महाभारत में वो अपने बच्चों को आश्रम में भेजती है रानियां पढ़ने के लिए, और वो बच्चे बड़े होके ही वापस आते हैं और आश्रम में उनको बिल्कुल वैसा रहना पड़ता है कि भाई खेत में मिट्टी में भिक्षा लेके खाना खाना, सब उनको मेहनत सारी करनी पड़ती है, गाय भैंस सब देखना पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात। रानियां रोती थी कि अब ये बच्चा जा रहा है छोटा और ये बड़ा होके आएगा, युवा होके आएगा, उससे पहले कोई समर वेकेशन नहीं, कोई विंटर वेकेशन नहीं, एक ही बार मिलेगा उसके बाद। तो वो इसलिए भेजते थे क्योंकि अगर वो महल में रहेगा तो बिगड़ जाएगा, करेक्ट उसको चेले चपाटे बिगाड़ देंगे अगर आप नहीं बिगाड़ोगे तो करेक्ट करेक्ट। इसलिए वो भेज देते थे उसको। तो जो वो अगर आपके पास है तो उस ऑप्शन को यूज मत करो। आपके पास अगर वो लग्जरी है, वो चीज है, उसको वो आपको बर्बाद कर देगी। उससे बड़ा मैं यंगस्टर से क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस दुनिया में कौन सा नशा है जिसने सबसे ज्यादा जिंदगियां बर्बाद की है, तो ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड नशे गिनवाते हैं। मैं बोलता हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदगियां मजे के नशे में बर्बाद हुई है। जिनको मजे का नशा हो जाता है ना, कि मजा हम्म नहीं आ रहा, वो हम्म मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा यार, ये दारू पी मजा नहीं आ रहा, यहाँ घूमे मजा नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा के चक्कर में वो मरने तक उनको मजा कभी नहीं आता। तो उस हम्म। चक्कर में कभी नहीं जाना चाहिए। That is why we say that success sometimes is more harmful than the failure. Much more difficult, Yes. not harmful again, but much more difficult to handle. Yes, much more difficult to handle. Yes, yes. I fully agree with you. Another issue, Naveen, you must have seen that. A lot of people, how you do one thing and how you do everything. आप एक काम जिस तरीके से करोगे या शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, कमिटमेंट से करते हो, वैसे ही सारे, चाहे वो डिफिकल्ट काम हो, वैसे ही आप करोगे। और यदि आप कैजुअली करते हो तो जिंदगी में हर काम आप कैजुअली करोगे। ये जो एक प्रॉवर्ब है, हाउ डू यू थिंक, मतलब हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इन द लाइफ? तो ये अगेन एक थर्ड स्टैंडर्ड का ही लेसन है। हमारे एक्चुअली लाइफ के सारे लेसन थर्ड स्टैंडर्ड में ही पढ़ा दिए गए थे, हाँ लेकिन वो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट्स ने भी नहीं सीखे। हाँ तो उसमें एक था कि हार्ड वर्क नेवर किल्ड एनीबॉडी, और हार्ड वर्क बिलीव इन हार्ड वर्क, वर्क इज वर्शिप। इस चीज में यस। नहीं वो किया। मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ, जैसे एक बच्ची ने चेस खेलना शुरू किया और वो नेचुरली चेस में अच्छी है, तो हम्म मैंने बोला अगर तुम चेस में कुछ नहीं कर पाए ना, तो तुम जिंदगी में किसी चीज में कभी कुछ नहीं कर पाए, हम्म क्योंकि ये पहला मौका है तुम्हारे पास, और ये डिसाइड करेगा कि तुम अपनी लाइफ के हर मौके को कितना सीरियसली लोगे, कि एक मौका तुम्हारे सामने आया है। तो पहली चीज को अगर आप सीरियसली नहीं ले सकते, तो फिर उसके बाद आप कोई जो हार्ड वर्क करता है वो फेल भी हो गया तो अगली चीज के लिए भी हार्ड वर्क करेगा, उसकी आदत ही है। करेक्ट। जैसे एक बच्चा घर आके अपने फादर को बोलता है, उदास होता है कि पापा मैं फेल हो गया, तो पापा बोलते हैं बच्चा उदास है, चल थोड़ा कुछ समझाने के लिए बोल देते हैं कि चलो कुछ नहीं बेटा, किस्मत में फेल होना लिखा था। तो बेटा बोलता है वो तो शुक्र है मैंने मेहनत नहीं करी, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। क्योंकि किस्मत तो नहीं मेहनत करने वाले को नहीं मेहनत करने की आदत होती है। आप एक शब्द भी कैसे बोलते हैं, आप एक पेन भी लिखने के बाद टेबल पे कैसे रखते हैं, आपका हर चीज डिफाइन करता है कि आपके काम की क्वालिटी आगे क्या होने वाली है, कितना आप क्या कर पाओगे अपने जीवन में। और किसी भी अचीवर इंसान से जो जाने हुए नाम है इस दुनिया में, पॉलिटिकल या ऐसा बायस मेरा लगेगा लेकिन है नहीं, मैं सारी दुनिया में है जो जिन्होंने हार्ड वर्क से अचीव किया है, वो एक मैनुअल लेबरर से भी उसी सिंसियरिटी से मिलते हैं, बात करते हैं, जिससे कि वो किसी फॉरेन डेलीगेशन से या किसी दूसरे कंट्री में जाके बात करेंगे। उनके उसमें उनके बिहेवियर डिफरेंट नहीं होता डिफरेंट जगहों पे। तो इसलिए लाइफ में कुछ करना है तो जो पहली चीज है अपना कमरा ठीक करना, टाइम पे उठना, और जो बेसिक चीजें हैं जो आर्मी में आपको सिखाई भी जाती है। करेक्ट करेक्ट। हमारे वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने एक बात बोली थी कि अगर आप राइफल ठीक से साफ नहीं कर सकते तो आप जनरल कभी नहीं बन सही बात। सकते। नहीं, मैं तो सही बोल। हाँ, कि भाई आप उसको कितनी सिंसियरिटी से कर रहे हो ये डिसाइड करेगा। So that is very important and youngsters should try to pick it up. इनफैक्ट एक अमेरिकन जनरल ने बोला था कि सबसे पहला काम व्हेन यू गेट अप इज यू डू अप योर बेड। योर Exactly. बेड, Yes, एंड sir. इफ यू मेक दैट बेड योर डे विल स्टार्ट गुड। सो Yes, sir. and in that context again, if your thinking is correct, then your feeling will be correct. If your feeling is correct, then your decision making power will be correct. And when decisions are correct, then action will be correct. And action is correct, then result will be correct. And once the result is correct, then thinking again will be correct.
And if it is opposite of it, thinking is not correct, then everything will be wrong. So how you do one thing, how you do everything. That is what the entire essence of the thing. Yes, I tell the youngsters, कभी उनके माइंड में ये होता है कि ये टेबल को साफ क्यों करें, अभी कोई गेस्ट तो आ नहीं रहा, कोई देख तो रहा नहीं है. तो मैं बोलता हूँ तुम तो देख रहे हो ना. Yes. तुम तो देख रहे हो. जब तुम्हें ये बात पता होगी कि मैं तो साफ तभी करता हूँ जब गेस्ट आते हैं, तो इसका मतलब तुम घटिया हो और अपने आप की वो सेल्फ एस्टीम बिल्ड नहीं होगी. आपको पता है कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो. मैं किसी होटल में जाता हूँ लेक्चर्स के लिए, कॉर्पोरेट से बुलाते हैं, कभी कोई एवरेज होटल होता है, कभी कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल होता है. लेकिन मेरे साथ जो भी होते हैं मैं उनसे बोलता हूँ रेडी होने के बाद कि होटल के वो बेड्स बनाओ. तो पहले शुरू में वो बोलते थे कि सर वो लोग बनाते तो हैं बेड, हमने पे किया है. तो मैंने बोला नहीं, वो करते होंगे, हम करते हैं, हम अपना बेड खुद बनाते हैं. चाहे हम 7 स्टार में जाएं चाहे कहीं भी जाएं, हम अपना बेड बना के जाएंगे, ताकि उनको पता चले कि कोई ढंग का आदमी रह के गया है, और उनको ये पता चले कि दुनिया में ढंग के लोग भी हैं. ठीक है, तो हम बना के, चाहे बेशक उसके बाद उनको वो बदली करना हो, लेकिन हम बना के जाएंगे हमेशा. बिल्कुल सही. बिल्कुल. नवीन, एक और जो बहुत प्रेवलेंट चीज है कि आज के जो हमारा टाइम है, इसमें जो हमारे यंगस्टर्स के लीजिए, जो एंटायर सोसाइटी है, सब कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं. दे वांट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी. दे वांट टू बिकम ए लेजेंडरी फ्रॉम ऑर्डिनरी. बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एन एफर्ट or putting an effort, then they don't want to get out of their comfort zone. The moment they are out of their comfort zone, they give it up. So how these kind of people, though they wanted to achieve something, but they are unwilling to get out of the comfort zone. What would you like to say to these kind of people? सर, जो जिंदगी है ना, वो आपकी मम्मी नहीं है कि आप रूठोगे और वो दिलवा देगी. तो वो नहीं है जिंदगी. आपकी इच्छा, वो आपकी इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की, उनने दिलवा दी. जिंदगी ये नहीं. जिंदगी में हर चीज को पाने के लिए कुछ देना पड़ता है. चिप्स का पैकेट भी तभी मिलता है जब पैसे देते हो, फ्री में कोई नहीं देता. तो जिंदगी में अगर कुछ करना है तो इन डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा. बच्चे रहना बंद कर दो. मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो स्टूडेंट्स अपने आप को बच्चे कहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि 14 साल के बाद कोई बच्चा नहीं होता. पहले अपने आप को बॉयज गर्ल्स कहना शुरू करो. अब तुम बच्चे रहे नहीं. 14 के बाद कोई बच्चा नहीं होता. ये दिस इज रॉन्ग ट्रेंड कि 14-15 के बाद कोई बच्चा होता है. कोई बच्चा नहीं होता, सब बड़े होते हैं. यू शुड बिकम मैच्योर आफ्टर दैट. यू शुड नो हाउ टू डील विद थिंग्स. तो वो कंफर्ट जोन से बाहर जाना, यही तो जिंदगी है. और क्या, मम्मी के पास बैठ के खाना उनसे ही खाते रहोगे पूरी लाइफ? तो उनने जो देखभाल करी है उसको रिपे भी तो करना है, वापस भी तो देना है उस चीज को. तो इसलिए वो और मैं अगेन किसी फंक्शन में गया हुआ था, तो एक मूवी का डायलॉग, वो जो एक्टर थे अजय देवगन, वो वहां आए हुए थे. मैंने वो मूवी देखी नहीं है, और लेकिन उसका जो राइटर है जिसने वो डायलॉग लिखा होगा, शायद जावेद अख्तर है, शायद कादर खान, मुझे पता नहीं. वो डायलॉग बहुत अच्छा था कि मेरी जरूरतें हैं कम तो मेरे ईमान में है दम. अगर आपकी जरूरतें ज्यादा होंगी कि आपको एक सुंदर सी बीवी जल्दी से जल्दी चाहिए, एक लंबी सी गाड़ी जल्दी से जल्दी चाहिए, एक बंगला जल्दी, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में. कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपको आपकी जरूरतें बहुत ज्यादा है. तो मेरी जरूरतें है नहीं तो मैं कर पा रहा हूँ. तो और जरूरत के पीछे भागना, इस दुनिया के अधिकतर लोग, जैसे गीता का जो मुख्य श्लोक है कर्मण्येवाधिकार रस्ते, उसका गलत अनुवाद बताते हैं लोग, कर्म करो फल की इच्छा मत करो. ये उसका अर्थ नहीं है. उसका अर्थ है कर्मण्येवाधिकार रस्ते, कर्मणि एव अधिकारस्ते. काम ही अधिकार है तुम्हारा, फल तुम्हारा अधिकार नहीं है. मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, अधिकार नहीं. कर्म ही अधिकार है. करना है तो करो, मत करना है मत करो, तुम्हारी मर्जी. और माँ कर्म फल हेतुर्भु, काम का फल भोगने के लिए मत जियो. इस दुनिया का कोई भी अचीवर है, सचिन तेंदुलकर है, सादा खाना सादा रहना. अमिताभ बच्चन है, सादा खाना सादा रहना. डॉक्टर एपीजे कलाम है, सादा खाना सादा रहना. बिल गेट्स है, सादा खाना सादा रहना. कोई भी अचीवर है वो कभी भोग के पीछे नहीं भागता, कभी भी. अगर आपने उसको उद्देश्य बना लिया तो आप गए. तो उन जरूरतों को कम करोगे. तो अब आप फैसला कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको जरूरतें ज्यादा रखनी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. मेरे को, व्हाई शुड आई हैव अ प्रॉब्लम इफ यू वांट टू कीप दैट, और इफ यू वांट टू ड्रिंक मोर. वो मेरा रोल नहीं है आपको बताना. बट मेक अ चॉइस कि आपको वो करना है. यू कांट हैव बोथ.
So Naveen, when we are talking about the comfort zone, see, you already had uh, such a serious accident, and then you've gone through a lot of treatment, hardships, and difficulties after that. Of course, it is out of control. It was to happen, it happened. But thereafter, again, you took challenges of adventure driving, where you came out of your comfort zone, and then finally you decided to create some thing on the ground. And then you dropped 55 hours continuously to the highest mountain pass. How that thought came to the mind to create something like this? सर, ये जो लाइफ है, आई हैव ऑलवेज सेड इट इज लाइक अ 500 रुपी नोट. अगर खर्च कर दोगे तो कुछ खरीद सकते हो, अगर बचा के रखोगे तो कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. जाना इसने वैसे भी है, तुम बचा के रखोगे तो भी जाएगी, यूज करोगे तो भी जाएगी. क्या बात यूज है, करोगे क्या तो बात कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा. अब Yes. पुरानी गाड़ी होती है, आप नई गाड़ी लेके आते हो, उसकी पन्नी भी नहीं उतारते, उसको बचा के चलाते हो कि रीसेल वैल्यू ज्यादा रहेगी. ये शरीर की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है. जैसे ही इंसान मरता है, उसके प्यारे लोग ही उसको या तो आग में जला देते हैं या 6 फुट नीचे दबा देते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर. इस शरीर की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है. इसको जितना रगड़ तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हो अपने जीवन में, उतना इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो. इससे मुंह बांध के कोई मिलने वाला नहीं है. तो इसलिए ये कभी से माइंड में रहना है तो कुछ करना है, और इट्स मोर फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस. और इस दुनिया के समुंदर में मैं जो 2 बूंद पानी की डाल रहा हूँ, वो क्या है? वो पॉजिटिविटी की है, वो अच्छाई की है, वो कंसर्न की है, सेंसिटिविटी की है, संवेदना दूसरों के लिए. मैं क्या कर पा रहा हूँ उस टीम में? ये दुनिया एक फुटबॉल की टीम है, और उस टीम में अगर आपने कोई गोल नहीं स्कोर किया, कोई बॉल नहीं पास करी, कोई भागे नहीं, कोई डिफेंड नहीं किया, तो आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा. क्या बात है. कोई रोल आपका होना चाहिए दुनिया में कि कुछ आपने भी किया. तो Yes. करना ही था. मरना तो वैसे भी है, उसमें क्या, वो मरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप हो जाएगा जब होना होगा, जिस टाइम होना होगा. I know. तो यूज योर लाइफ एज यू नो टू अचीव समथिंग, कुछ करने के लिए. What challenges you faced while planning for this first adventure, in fact? ये प्रिपरेशन वहीं से शुरू हो गई थी. मेरी मदर भी आज तक मेरा वो एक बात दोहराती है जो मेरे को 11th में समझ में आ गई थी, कि मैं ये कहता था कि अगर आप कोई प्रोफेशन चुनते हो तो आपको उसको अपने 24 घंटे देने पड़ते हैं. 9 to 5 नहीं होता वो, 24/7 जॉब होता है. बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, 24/7. फिर आपको सोचना पूरे टाइम यही पड़ता है कि आप कैसे बेटर बन सकते हो. फिर आप किसी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी चीज के लिए, रिक्वायरमेंट्स, यू लुक एट इट एंड यू आर मेटिकुलस. और ये बात भी मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि दिमाग लगाने की जगह दिल मत लगाओ, और दिल लगाने की जगह दिमाग मत लगाओ. जो काम है वो दिमाग लगाने की जगह उधर सिर्फ दिमाग चलना चाहिए, डोंकी वर्क. उस वक्त ये मत सोचो मैं थक गया, कितने घंटे हो गए, दोस्तों से मिला नहीं. उस टाइम ये मत सोचो, वो दिल लगाने का टाइम नहीं है. काम करने का टाइम दिमाग लगाने का टाइम है, सिर्फ दिमाग लगाओ. और दिल लगाने की जगह है पेरेंट्स से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, वहां दिल लगा लिया करो, जहाँ पे दूसरी जगह, लेकिन काम में नहीं. तो उसके लिए प्रिपरेशन जितनी चाहिए होती है. और जैसे ये शायद इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर आपके सामने कोई इम्पॉसिबल टास्क है तो उसको छोटी छोटी स्टेप्स में डिवाइड कर लो, मल्टीपल स्टेप्स में, और पहली स्टेप स्ट्रेट अवे कर दो, ताकि Yes. आपका स्टार्टिंग प्रोसीजर शुरू हो जाए. तो Yes. इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने के लिए वो आई एम पॉसिबल लिखने से नहीं बनता, उसको डिवाइड एंड रूल करना पड़ता है. उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो और फिर एक एक को कॉन्कर करते जाओ, इम्पॉसिबल काम भी हो जाएगा. Very तो right. दिखने वाला जो इम्पॉसिबल काम था वो भी हो गया. और मैं ये नहीं सोच रहा था फेल हो गया तो बेइज्जती होगी, नहीं पहुंचा तो क्या होगा, मीडिया कवर कर रहा है और क्या. ये इस चीज से आपको कभी नहीं रहना चाहिए. अगर लोगों को मेरे को देख के या मेरे पे हंस के अच्छा लगता है, why will I have a problem? Please go ahead, have a joke at my expense any time. क्या दिक्कत है? तो That is so true, Naveen, what you said. Ki, when you have decided the task or when you decided the goal, break it into the multiple small goals and start first step. Take first step toward that, and then you will be able to achieve your entire goal. And so true, so true. That is the only way to achieve your goals. And that is what you did while completing this very treacherous journey. पहली बार जब मैं लद्दाख गया था तो मैं मारुति 800 में गया था. मेरे साथ 2 15 साल के लड़के थे.
एक स्टूडेंट था, और वो मारुति 800 18 साल पुरानी थी। उस टाइम पे आप पुरानी गाड़ी चला सकते थे। आई नो, आई नो। वहां पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी लेह लद्दाख में। और मनाली जब क्रॉस कर रहे थे तो वहां आसपास वो बोलते जी आगे रास्ता नहीं है, आगे खत्म है। मैं बोले नहीं, हम ले जा रहे हैं। तो वो हंसने लग जाते कि इस गाड़ी में आप ले जा रहे हो। और घर वाले बोल रहे थे तू पागल है, इस गाड़ी में घर जा वहां जा रहा है, ले जा रहा है। मारुति 800, वो भी 18 साल पुरानी। तो 1984 मॉडल थी आई थिंक, पहले शुरुआत के मॉडल्स में से। तो अगर मैं उस दिन मारुति 800 में नहीं गया होता तो मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले दिन जाने का ऑप्शन भी मुझे नहीं मिलता। तो इसलिए वो पहला स्टेप आप कर दो कि जानकारी प्राप्त करना, जाना, अटेम्प्ट करना, वो चीज शुरू कर दो। पहली चीज, आगे का अपने आप रास्ता निकलता जाएगा जब आप आगे जाओगे। So you did the complete thing in the Maruti only, or you did after that? आई डिड इन मारुति बट आई डिड नॉट डू दैट माउंटेन पास। उस टाइम तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। और ले के रास्ते में उस टाइम में तो कोई मेडिकल फैसिलिटी, कुछ कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। तो बहुत कम लोग जाते थे उसमें, लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई जगह भी है। वो जानकारी भी बाद में मिली है लोगों को। तो लेकिन उस टाइम पे गए और डिफिकल्टीज, चैलेंजेस फेस किए, तो वो किए, इसलिए आगे कुछ कर पाए। Yes. अभी यंगस्टर बोलते सर मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो मैं पहले तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा जाने वाने का टाइम चला गया, मैं अभी समाज सेवा करता हूँ, मेरा काम ये है, मेरा काम ये सब नहीं है। अब ये तुम्हारा काम है, तुम करो। और प्रोफेसर मीडिया कवर करेगा। अब तुम पहले मीडिया के बारे में सोच लो, पहले कर तो रहे नहीं हो एक बार। मतलब तुम घर से निकलो तो मीडिया कवर करना शुरू कर दे पहले। तो ऐसे 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 दुनिया नहीं चलती, इतनी आसानी से नहीं चलती। नवीन, ये किस तरफ है मार्सिमिक ला पास? मैंने लेह में नौकरी किया है, नीमू में। ये सर, इस पास विच साइड इट है? सर ये पांगोंग सो के इंडियन साइड वाले बैंक पे नॉर्थ में है। अच्छा, ओके ओके ओके। सो मीन्स खरदुंगला पास के मीन्स यू कैन से नॉर्थ ऑफ खरदुंगला पास। दे आर डिफरेंट रूट्स। ओके, हाँ, रूट्स आर डिफरेंट, आई नो। मेरे को एक फिनलैंड वाले के ये वो रहता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कि भाई कोई बोलता है नहीं खरदुंगला को ही रोड माना जाता है, मार्सिमकला को तो रोड माना नहीं जाता, तो उसको क्यों कैटेगराइज, वो ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा हाइट पे है। लेकिन वो होता है। फिर किसी ने मेरे को फिनलैंड से मैसेज किया, फॉरेनर्स भी वहां आते हैं, कोई बाइकर था। तो वो बोलता मेरी रिसर्च के हिसाब से मार्सिमकला हाईएस्ट नहीं है। तो मैंने बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो जा लिया जहां जाना था मेरे को। अब तुम पता करते रहोगे कौन सा है या नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं तो कर चुका। तो ये कौन सी गाड़ी में किया था आपने, ये वाला जो है ना? तो उस टाइम पे हमारे मार्केट में एसयूवीज अवेलेबल नहीं थी बिल्कुल भी। एसयूवीज का कोई वो नहीं था। ज्यादा से ज्यादा पुराने वाली पजेरो और ये सब मिलती थी, जो पहले से चली आ रही थी। तो टाटा सफारी वाज द ओनली वन, 4x4 जो है। एंड टाटा मोटर्स स्पॉन्सर्ड माय एक्सपीडिशन। तो अगेन आपको मेरे ऊपर कितना विश्वास होएगा। अब जैसे आपको विश्वास हुआ कि मेरे साथ एक अच्छी बातचीत हो सकती है, yes, जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। करेक्ट। मेरे को स्वयं पे कितना विश्वास है, मेरे को विश्वास है तो रतन टाटा जी को भी विश्वास होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे को खुद पे विश्वास नहीं है, मैं सोच रहा हूँ किसी से कहलवा के मैं करवा दूं, ऐसे तो वो नहीं होता। आपको स्वयं पे विश्वास होना चाहिए, तब सामने वाले को आप पे विश्वास होएगा। यस यस, आई फुली एग्री विद यू, आई फुली एग्री। नवीन, एक और आपने जो काम किया कि इस कंडीशन में एज ए पैराप्लेजिक यू आल्सो फ्लोन द माइक्रोलाइट। how this happened, means this is again a means quite a courageous step to do that. सर वो तो इनफैक्ट फ्लाइंग तो इज इजियर देन ड्राइविंग, क्योंकि ऊपर ट्रैफिक नहीं होता। और वो उसके डायनामिक्स में पहले से ही वो उसका जो डिजाइन ही ऐसे प्लान होता है कि जितना उसे टर्न किया जा सकता है उससे ज्यादा वो टर्न होता भी नहीं। बात तो टर्न हो जाती है उससे ज्यादा, जितने में पलट जाएगी वो भी टर्न हो जाती है, लेकिन वो उससे ज्यादा टर्न होता ही नहीं है। तो इट इज प्रीटी कन्वीनियंट। लेकिन सिर्फ होता है फियर जिसको आप करते हैं। Actually, I am coming to that only, to how did you overcome that fear of falling, or fear of failure, or fear of death, whatever you call it. तो फियर ही हमारा सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स भी फियर ही होता है। Yes. हमने
एक लेवल का फियर देख लिया, एक चीज देख ली, आप अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भी आप किसी न किसी डर से कर रहे हो। मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप सुबह से लेके शाम तक बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, जल्दी रेडी होना, उनका खाना पैक करके देना, फिर ट्रैफिक में धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचना, फिर कुलीग्स की पॉलिटिक्स, बॉस की गालियां सुनना, शाम को फिर वही ट्रैफिक धक्का, ये सब आप किसी मोटिवेशन नहीं कर रहे, ये इस फियर में कर रहे हो कि वो बंगला बेच के छोटा बंगला लेना पड़ जाएगा, बड़ी गाड़ी बेच के छोटी लेनी पड़ जाएगी। इट्स अ फियर दैट्स ड्राइविंग यू। Nothing else is driving you to do that. So fear is a driving force, I feel. And experiencing that, overcoming that just broadens your existence. क्या आपने उस चीज और and adventure sports is not about taking risk. Adventure sport is about eliminating the risk with your preparation. Yes. अगर आप स्काई डाइव कर रहे हो तो उसको कार ड्राइविंग से भी सेव कर देते हो आप, स्काई डाइविंग को तब आप करते हो। टेकिंग रिस्क इज अ स्टूपिड थिंग टू डू। टेकिंग रिस्क इज अ स्टूपिड थिंग टू डू। अगर ये बाइक पे स्टंट मारते हैं, क्या परमवीर चक्र मिलेगा स्टंट मार? ठीक है, व्हाट इज द अचीवमेंट इन डूइंग दैट? अगर वो कर रहे हो तो फिर उसको इतना सेव करो, उसकी अपनी जगह है, प्रिकॉशंस है, तरीका है, ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसके बाद आप उस चीज को करो, ताकि जैसे जो सोल्जर मर गया, सोल्जर का जॉब मरना नहीं है, सोल्जर का जॉब जीतना है, तो फिनिश करना है उस चीज को, उसको प्रिपरेशन आपकी वैसी होनी चाहिए। आर्मी में बोलते हैं, मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। एब्सोल्युटली। प्रिपरेशन वाला पार्ट जो है वो बहुत एडवेंचर, मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट करते हुए चोट नहीं लगी कभी भी, किसी एडवेंचर स्पोर्ट में मुझे कभी चोट नहीं लगी। Because you have been prepared for that. Yeah, you prepared for that. That's right. So and another thing which you said, Naveen, and I fully agree with that, that fear is your friend and familiarity is your enemy, because familiarity doesn't make you do something to achieve something, to do extra, but fear makes you do something one step extra or take you the risk, so achieve something different. And very true. And otherwise the fear, as you also mentioned, that fear is तभी तक है जब तक आप उसको एक्शन नहीं लिया और उसको ओवरकम नहीं किया। अदरवाइज फियर इज ए फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। बिकॉज एक बार जब आप उस चीज को कर लेते तो बोलते अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तो वैसे ही कर लिया, वैसे ही डर रहा था। और फियर का जो डाइट है वो भी जितना उसको टाइम दोगे, फियर वो मॉन्स्टर बनता चला जाएगा। सो अर्लियर यू ओवरकम दैट, बेटर इट इज। एंड यू राइटली सेड कि फियर ही आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए काम कराता है। वेरी राइट। Naveen, you fought the battle with your life and you have been the winner all along the way. And the one very important thing is that having a mindset of titanium, I say the mental toughness. How do you say that the people today give up on a small obstacle, they just give up? How one can get that mindset of titanium where one should not give up? सर, अगर किसी को अल्कोहलिक बना दिया जाए तो फिर उसको मतलब यंग एज से उसको उस चीज में ही वो कर दिया जाए, उसको अल्कोहलिक के ड्रग्स में वो चला जाए, जिसको कहते हैं क्रॉनिक लेवल तक, तो उसके लिए उसके बाद उसमें से निकलना ज्यादा मुश्किल होगा। तो जिसको आपने पेरेंट्स ने, समाज ने बच्चों को डिफिकल्टी ना फेस करवा के सबको प्राइज दे दो, तो सबको क्यों प्राइज दे दो? बच्चे को पता होना चाहिए कि फेलियर भी कोई चीज होती है और प्राइज ऐसे नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे को पता होना चाहिए, सबको फर्स्ट कर दो ऐसे नहीं होता। तो आप बच्चे को वीक बना रहे हो, उसको पता होना चाहिए कि बैड लक नाम की भी चीज होती है। कई बार हम कोई चीज बांट रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं भाई अब स्कूल बैग्स अलग अलग तरह के हमारे पास आए हैं, अलग अलग तरह के बच्चों को मिलेंगे, किसी को अच्छा मिलेगा, किसी को कम अच्छा मिलेगा। तो लोग बोलते नहीं सबको बराबर दो, बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बोला नहीं, बच्चे को पता होना चाहिए कि बैड लक भी होती है, उसको ये पता होना चाहिए, एंड ही शुड नो हाउ टू डील विद इट। तो वो उनको वीक बना दिया गया। अब उनकी ड्यूटी है कि जब आपको कॉन्शियसली ये बात पता चल गई तो कम आउट ऑफ इट, दैट इज योर जॉब। नाउ यू नो। तब तुम्हें नहीं पता होगा जब तुम्हें आसानियों की और आराम की आदत डलवाई गई या डाली आपने, लेकिन अब तो समझ आ गया ना, अब तो निकलो उसमें से। कई बार कोई बोलता है कि सर मुझे चिंता हो रही है, तो मैं बोलता हूँ कि आ जाओ साथ में बैठ के चिंता करते हैं। भाई चिंता करने का कोई फायदा तो है नहीं, फिर कर क्यों रहे? साथ में बैठ के करते हैं। फायदा है तो हम दोनों मिलके करते, ज्यादा फायदा होगा। और नहीं है तो तुम भी क्यों कर रहे हो उस चीज को चिंता करके? तो इसलिए नाउ दैट यू नो, पास्ट में अभी मेरे को एक
सीनियर प्रोफेसर ही मिले थे, वो बोलते मेरा बेटा 53 इयर्स का है और वो मुझे गालियां देता है कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप अपने बेटे को जाके कहना कि आई ग्रांट यू दैट 18 साल की उम्र तक मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई थी। 18 से 53 तक तुम क्या कर रहे थे? यस। तो आपका पास्ट में आपने कोई गलती की होगी, मान लिया, अब तो पता चल गया है ना, अब क्यों कर रहे हो? नाउ इट इज योर जॉब टू कम आउट ऑफ दैट, सो कम आउट ऑफ दैट एंड ग्रो अप, जिसे कहते हैं ना, so that take responsibility for your life. मैं अपने बच्चों को एक चीज कहता हूँ कि मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम की चिंता कर ली, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम की चिंता मैं नहीं करूंगा। वो बिल्कुल सही तुम्हारा बात है, बिल्कुल वो सही तुम्हारा बात है। वो तुम्हारा अगर तुम कामयाब हो गए मैं पूरा क्रेडिट लूंगा, अगर तुम फेल हो गए मैं बोल दूंगा नालायक था। तो हर माँ बाप और हर टीचर यही करता है, फेलियर में माँ बाप और टीचर भी साथ नहीं खड़े होते। तो ये बात समझ लो और ट्राई टू, दैट इज व्हाई बिकमिंग अ विनर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो हाथ जहाँ लेंगे तुरंत से। हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड नाउ, सन? सर ये तो मेरे बच्चे सारे, मेरे ही बच्चे जो यहाँ रहते हैं आश्रम में, मोस्ट ओके, ऑफ द गर्ल्स ओनली, तो ओके। आई वर्क विद देम। तो मैं उनको यही बताता हूँ, मैं बोला भाई देखो मैं क्रेडिट लूंगा, तुम सक्सीड करोगे, तुम में से कोई तो सक्सीड करेगा ना, मैं उसका क्रेडिट ले लूंगा, मेरा क्या जाएगा? ठीक है ना? यस। जो फेल होएगा मैं बोल दूंगा नालायक थी, सुनती नहीं थी। तो और रियलिटी यही है दुनिया की। मेरे को आज तक एक पेरेंट या एक टीचर ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मेरे बच्चे ने अच्छा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया था इसका, ऐसा कोई नहीं मिला। तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नहीं है। तो दैट इज द एक्चुअली, रूल ऑफ लाइफ, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सक्सेस, कोई एक्चुअली नहीं। this is so true, Naveen, because your life is your responsibility, your obligation, your duty towards your success, nobody else. And the day one understand this point, he will never fail. He will never blame or never give excuse or never will complain. And that is the beauty of the life. Naveen, this you mentioned about your children. How this thought of Adda, apni dunya, apna ashiana, came to your mind, and how are you doing about this? It is actually the pronunciation is Ada. Adda, okay. अदा एडी लेवल है। सो आइडिया ऐसे ही आया था कि lot of people say, even people who have retired also and very elderly people also, they say कि उनको जिंदगी में क्या करना है ये पता नहीं। करेक्ट, मैं बिल्कुल जब सही, बिल्कुल सही। मैं जब बच्चा था मुझे तब पता था, सीधी सी बात है, पहले आप स्टूडेंट होते हो क्योंकि आपको सीखना है, उसमें सीखने के स्टेज में पॉलिटिक्स या दूसरी चीजें करने की कोशिश मत करो, लोगों को ज्ञान बांटने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें 80 की उम्र में समझ में आएगा वो 80 की उम्र में ही आएगा, 18 की उम्र में नहीं आ सकता हूँ। वंस यू हैव गॉन थ्रू इट देन ओनली यू। तो 18 पे ज्ञान मत बांटो, 18 पे ज्ञान गेन करो। और जब स्टूडेंट लाइफ खत्म होगी तो कोई 9 to 5 जॉब करो। ये यस, दुनिया, जो लोग 9 to 5 जॉब को खराब बताते हैं ना कि 9 to 5, ये दुनिया 9 to 5 जॉब ही करती है। ये तुम्हारे ट्राउजर, ये कपड़े पहने हुए, ये खाना कौन बना रहा है, ये चश्मे किसने बनाए, ये डिवाइस किसने बनाई, ये ऐप किसने बनाई, ये सब 9 to 5 वालों ने बनाई है भाई, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। सो डू अ 9 to 5 जॉब, because to understand the world it is important to do a 9 to 5 job, otherwise you will not understand the world if you don't do it for some time. So do it यस, for certain period of time, 9 to 5 job, take responsibility of family। उसके बाद जब थोड़ा पैसा आ जाए, साधन हो, तो जिसकी, मैं ये नहीं कहता कि गिव गिव टिल इट हर्ट्स, ये जो लोग बोलते हैं भाई गिव टिल इट हर्ट्स, तो कोई देता ही नहीं है, फिर हर्ट कौन होना चाहता है? डोंट गिव टिल इट हर्ट्स, गिव जिससे तुम्हें पता भी ना चले, इतना तो दे सकते हो ना, जिसका तुम्हें पता भी ना चले, तुम्हारे मंथली एक्सपेंस पे फर्क ना पड़े, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, उतना तो दे सकते हो। सो उतना दो। उसके बाद, फिर उसके बाद एक लास्ट स्टेज आती है जब आप एक लेवल पे ये सर्विस कर चुके हो, क्योंकि समाज से इतना मिला तो उनको वापस देना भी जरूरी है। उसके विदाउट ये कंप्लीटनेस की फीलिंग आपके अंदर नहीं आ सकती कभी भी कि आपका एग्जिस्टेंस कंप्लीट रहा। वो तभी होता है जब आपने गिव बैक भी किया हो। और लास्ट में फिर ये होता है कि आपकी पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई आपसे एडवाइस ले सकता है, आप किसी को किसी चीज पे एडवाइस कर सकते हो, मतलब ज्ञान बांटने की उम्र उसके बाद आती है रियल सेंस में, जो हु हैज बीन थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ इट। सो ये साइकिल है। अब उसी साइकिल में मेरा ये गिविंग वाला फेज है।
और ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ये वो काम है जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लोग मुझे मुझे प्यार मिलता है, मुझे प्रशंसा मिलती है। दो चार लोग गलत भी बोल लेते होंगे, ठीक है, उनका भी टाइम पास होना है, उनको भी तो कुछ करना है। तो लेकिन जितना मुझे मिलता है, आई थिंक इट इज मच मोर देन व्हाट आई एम डूइंग। मतलब जितना प्यार, जितनी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, हर चीज जितना मिलता है किसी और फील्ड ऑफ वर्क में नहीं मिल सकता। ये आपको इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग कभी डिप्रेशन में नहीं मिलेंगे, दो दो कैरियर वाले लोग आपको कभी डिप्रेशन में नहीं मिलेंगे। एक जो समाज सेवा दिल से कर रहे हैं वो कभी आपको डिप्रेशन में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। और एक जिन्होंने ज्ञान या बोध, जैसे कबीर, बुद्ध, ऐसे लोगों ने जिन्होंने ज्ञान या बोध को अपना वो बनाया, वो कभी आपको डिप्रेशन में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही। बाकी सब फील्ड में से मिल, बिकॉज दिस इज द इवेंचुअल गोल ऑफ अ पर्सन, कि पहले अपने लाइफ में करो और फिर एंड में आप गिव बैक करो। ये एक पर्सन की कंप्लीट एंड गोल हमारा यही है कि हम कुछ दे पाए वापस। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई कैन समराइज लिटिल बिट, नवीन, that success is to get, but significance in life is to give, and that is what you are doing. So giving back to the society is the significance of life, and ultimate aim of everyone's or purpose of life should be how to give back to the society, and that is what your Ada is doing it. And God bless. I'm sure that you will continue to contribute to the children. You are making them gold medalists at the national level, which is very creditable. And जो ऐसे आपने बोला कि इससे बढ़िया हैप्पीनेस और आपकी किसी चीज से नहीं मिल सकती है, जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से, दैट इज डेफिनेटली बिग थिंग्स। नवीन, एक और चीज मैंने आपको देखा कि यू हैव सेड समवेयर कि आपने जो ऑप्शन थे आपके पास जिंदगी में, या तो वो सक्सेस थी या डेथ थी। एक तरफ डेथ थी, देयर वर नो सक्सेस और फेलियर, बट यू नेवर गिवन एन ऑप्शन ऑफ गिविंग अप। गिविंग अप का आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। सो व्हाई दिस पीपल इन टुडेज वर्ल्ड दे जनरली गिव अप द थिंग, मींस द minors of obstacle or challenges came in the life, they just give up, they just give up. How to handle that situation where you don't give up? सर ये एक्चुअली क्या होता है कि हर इंसान एक्सेप्टेंस और को क्रेव करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छा लगूं, मैं चाहता हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगे। हर एक कोई सुंदर बन के करने की कोशिश करता है, कोई कैसे, कोई पावर से, कोई पोजीशन की वजह से, अपने ओहदे की वजह से। तो हर इंसान ये प्रयास करता है। जब इंसान बाकी चीज में फेल हो जाता है तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है, जब वो कुछ और नहीं कर पाता, कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सुसाइडल हो गया हूँ। वो सोचता है कि ये करके वो उसको, इट इज मंचहाउसन सिंड्रोम, इसका मेडिकल नाम भी है, कि आप सिंपैथी पाने के लिए एक लूजर बनते हो, कि लोग आपके कंधे पे हाथ रख के सांत्वना देंगे। तो भाई सॉरी, मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है। वो माँ की गोदी में सर रख के, माँ का प्यार, उससे ही मैं सर्वाइव करूंगा। उस फेज से मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं अपना, मेरे को कांधा रोने के लिए नहीं चाहिए किसी का, ठीक है। तो मेरा तो ये भी प्रयास रहेगा कि किसी का कांधा मेरे को उठाने के लिए भी जरूरत ना पड़े, एंड में उसका भी जुगाड़ कर लूंगा मैं। पर तो मैं डिपेंडेंसी नहीं, मैं इस चीज में, माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज टू हाई, तो फॉर विच आई विल नेवर एक्सेप्ट दैट टू प्ले अ विक्टिम कार्ड और टू प्ले अ लूजर कार्ड। आप जब तक हार मानते नहीं है तब तक हार नहीं हो सकती आप। एब्सोल्युटली। जिस दिन आपने मान ली उस दिन आपकी हार होगी। मन के हारे हार है, मन के माने जो है वो जीत। तो वही चीज होती है। और मानते, मैं फिर अगेन मेरा रोल यही रहता है कि इस दुनिया में बहुत लोग अपनी लाइफ एंड करना चाहते हैं, करते भी हैं, और वो ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में और तो कुछ बड़ा नहीं कर पाए, तो मर जाते हैं, ये बड़ा काम है, सुसाइड कर लेते हैं हम, ये बहुत बड़ा काम करेंगे हम, तहलका मच जाएगा। किसी की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मर जाओगे, तुम्हारी मोबाइल पे, तुम्हारी डिवाइस पे, तुम्हारे कपड़ों पे लोग लग जाओगे, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। तुम्हारे मरने से दुनिया पे कोई ऐसा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। तो कोई इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए ट्राई नॉट टू फॉल इनटू दैट विक्टिम प्लेइंग कार्ड, कि भाई मैं विक्टिम प्ले करके वो सिंपैथी या अचीवमेंट वो लेने जाऊंगा। दुनिया में अभी तक 7,000 करोड़ लोग रफली आके जा चुके हैं, ह्यूमन बींग्स।
इन द वर्ल्ड, गूगल पे देखा था मैंने। तो इतने लोग मर के चले गए, तुम मर के चले हो, क्या फर्क पड़ जाएगा? जब तक लाइफ है, जब तक फुटबॉल गेम की सीटी नहीं बजी फाइनल, तब तक तो गोल करने की कोशिश करते रहो ना। क्या यस पता कब तुम्हारा गोल बैठ जाए। यस सही। यस अन्ना यस अन्ना हजारे को मैं 35 साल से जानता था, जब मैं 5th क्लास में था तब सुना था उनके बारे में। यस लेकिन अन्ना हजारे का नाम कब हुआ? बहुत बाद में, यस जब आम जनता तक वो नाम पहुंचा। तो इसलिए यस गोल आप पता नहीं कब स्कोर हो जाए, आप खेलते तो रहो ना कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नवीन, क्या बात कही आपने, ये इससे मिलियन डॉलर बात जो आपने कही। और एक जो चीज आपने कहा कि यू डोंट फेल अनलेस यू क्विट। आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लो। हम्म। एंड इसके ऊपर मुझे याद आता है जो जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, ही ट्राइड 10,000 times and finally he invented that addition. If he could have given up, then today we were not sitting under the light. हम्म। So that is true. Naveen, one more question about your books. You are a prolific writer and prolific speaker also, and poet also. सारा कुछ ऑल इन वन है। तो ये जो बुक्स जो आपने लिखे, इनके बारे में थोड़ा कुछ बताओ लोगों को कि कैसे विचार आया और क्या है हर बुक में, और कौन कौन सी 3 लैंग्वेजेज है। लैंग्वेजेस के बारे में, कल्चर्स के बारे में सीखना वैसे भी मेरा शौक रहा है, तो इसलिए वो कोई ऐसा विशेष क्रेडिट नहीं है। मैं तो अभी सीखी है, भगत सिंह तो 4 भाषाओं में आज से 125 साल पहले लिख सकते थे, एंड ही वाज प्रोफिशिएंट इन 4 लैंग्वेजेस। यस तो आज यस अगर मैंने गूगल के जमाने में सीख भी ली, 3 में लिख भी लेता हूँ, तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। नहीं और सही। लेकिन काफी लोग जो है वो लिखना चाहते हैं, दे वांट टू राइट बुक्स। लोग दीवारों पे और पेड़ों पे, पत्थरों पे अपने नाम लिख देते हैं। वो अपनी पहचान छोड़ना चाहते हैं, एक तरह की इमोर्टलिटी पाना चाहते हैं उसके रूप में, कि उनका करेक्ट। कुछ रहे निशानी। बिल्कुल। यही फेसबुक वगैरह भी यही है कि अपनी फोटो लगाना, अपना नाम लिखना, एक मौका मिल गया लोगों को, बेसिक जो है। तो लेकिन अब उनका फिर मन करता है मैं भी एक बुक लिखूं। तो मैं बताऊं, राइटर होना एक स्टोरी टेलिंग आर्ट है। वो बचपन से आता है, उसको आप प्रैक्टिस करते रहते हो, वो बेटर होता जाता है कि स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है। स्टोरी टेलिंग में कोई ऑब्सेशन नहीं होता। स्टोरी टेलिंग में ये नहीं कि मेरे पापा का नाम ये था, मेरा फलाना ये था, मेरा फेवरेट कलर ये था। किसी को सचिन तेंदुलकर का भी फेवरेट कलर नहीं जानना, तो तुम्हारा कौन जानना चाहेगा? ठीक है। तो स्टोरी लाइन इज इम्पोर्टेंट, कि स्टोरी लाइन क्या है और उसको नरेट करने का तरीका क्या है। अगर मैं बुक लिख रहा हूँ और कोई मेरी बुक उठाएगा, और वो उठाने के बाद अपना टाइम लगाएगा, जिंदगी का बहुमूल्य टाइम, और फिर बोलेगा यार बेकार बुक थी, टाइम वेस्ट हो गया, मैं ऐसी बुक लिखूंगा ही नहीं। मैं खुद ही नहीं पब्लिश करूंगा उसे, अगर ऐसा होएगा तो। अगर आप स्टोरी लिख रहे हो, किसी ने बोला सर आप पब्लिक के लिए थोड़ी लिखते हो, आप तो खुद के लिए लिखते हो। तो मैंने बोला खुद के लिए लिखते हो तो अपने घर में रखो, पब्लिश क्यों कर रहे हो? when you are publishing it, it is for the person who is investing his time, करेक्ट। ऑनर हिज टाइम, कि वो आपकी बुक उठाएगा तो उसको मायूसी नहीं होनी चाहिए। अभी हम इंटरव्यू कर बात कर रहे हैं, हम कॉन्वर्जेशन है, सुनने वाला इसमें टाइम लगाएगा तो डिसअपॉइंट ना हो, उसकी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एज अ राइटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक अच्छी राइटिंग स्टोरी लिखो, और उसमें टाइम लगता है। ये इसने सलमान रुश्दी ने, जब उनकी पहले वाली बुक्स थी, वो कंट्रोवर्सी तो बहुत बाद में हुई। यस वो जिस ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज कहाँ के वो पढ़े हुए हैं, उनका एक खुद ही वो बता रहे थे कि मेरे क्लास में 3-4 और लड़के थे जो राइटर बनना चाहते थे, स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने अपनी पहली बुक 21-22 साल की उम्र में लिख दी थी। मैंने अपनी पहली बुक 37 की उम्र में लिखी थी। मैं भी सिर्फ राइटर ही बनना था, लेकिन मैं चाहता था अपनी जिंदगी में 4 या 5 बुक लिखूं। वो मिडनाइट चिल्ड्रन और जो उनकी बुक्स थी, तो वो बोलते कि मैं ये चाहता था कि मेरे लाइफ के एंड में मैं 4 या 5 ऐसी बुक्स लिख पाऊं जो लाइब्रेरी के किसी भी कोने में रखी हुई मिल जाएं, और लाइब्रेरियन से आप पूछो कि उसकी बुक कहाँ है तो वो बता देगा वहां रखी है, बस दैट्स इट। अब बुक खोल के पढ़ना नहीं पढ़ना वो इंसान की मर्जी, वो पढ़े ना पढ़े। तो लेकिन आपने रख दी, तो इसीलिए राइटिंग में ये ऑब्सेशन कि लिख के आप पॉपुलर बन जाओगे, आप राइटर हो जाओगे, या अपने नाम के पहले राइटर लिख लोगे, दिस इज नॉट द थिंग। स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, और वो टाइम के साथ डेवलप होता है। उसमें स्टोरी और स्टोरी को पढ़ने वाला इंसान वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कुछ नहीं।
आपकी स्टोरी अगर वो बात उस तक नहीं पहुंचाती, वो इम्पैक्ट उस तक नहीं लाती, अब मैं शायरी करता हूँ और आप तक उस बात का इम्पैक्ट ना आए, तो फिर उस शायरी करने का फायदा क्या हुआ? उसमें वो पैशन, वो इमोशन है या नहीं? और काफी लोग आजकल ये बिलीव करते हैं कि इमोशन से दूर रहना विजडम है। तो फिर तो पत्थर सबसे ज्यादा वाइज होता है, पत्थर में कोई इमोशन ही नहीं होते। भाई जिंदगी इमोशंस है। दिल लगेगा किसी से तो दिल टूटेगा भी, सुख होएगा तो दुख भी होएगा, उसको एक्सप्रेस करो, उसको एंजॉय करो, उसको लिव करो। डोंट रन अवे फ्रॉम इट। उससे दूर भाग के जाना हिमालय की गुफाओं में, दैट्स नॉट दैट शुड नॉट बी डन। फेस इट। Between like Hindi or English, so I understand. Which is the third language you have written the book in? सर आई राइट इन हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। उर्दू में मेरी Okay. शायरी होती है। हर लैंग्वेज का, अभी मैंने आपको जावेद अख्तर का एग्जांपल बताया था कि मैं उनको काफी मानता हूँ, और बहुत नॉलेजेबल, बहुत अच्छे राइटर है। बहुत उसके बाद वो बने, स्ट्रगल के बाद उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा जाता है, बहुत। लेकिन एक बात पे मैंने डिसएग्री किया, तो मैं वो भी बताऊंगा, और शायद वो उनको अच्छा भी लगेगा कि डिसएग्री करने वाले व्यक्ति ने बात बताई, कोई एग्री तो कर ही रहे हैं लोग। तो वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि भाषा का कभी कोई शुद्ध रूप नहीं होता, वो हमेशा मिक्सचर होती है। वो मानते हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड कंटेम्प्रेरी राइटिंग करते हैं, तो बॉलीवुड की उसमें तो लैंग्वेज मिक्स होती है, हर भाषा के शब्द आ रखे होते हैं उसमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भाषा का शुद्ध रूप होता है, यदि मैं शुद्ध हिंदी में आपसे चर्चा करूंगा, विचार विमर्श अपना करूंगा, तो आपको अधिक अच्छा लगेगा। तो इसलिए हर भाषा वैसे ही, कुछ बातें हैं जो उर्दू में ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसका एक खुद का यूनिफॉर्म एक वो होता है। संस्कृत में बोली गई चीज वो उसी भाषा, जो इंग्लिश है, आप अमेरिकन इंग्लिश सीख लो, लेकिन जो प्रॉपर ब्रिटिश इंग्लिश है जो हमने सीखी, इंग्लिश का मजा उस इंग्लिश में आता है। Right. ये अमेरिकन एक्सेंट में मजा नहीं आता, वो फ्लेवर नहीं आता उसका, इंग्लिश का, लैंग्वेज का, क्योंकि वो जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका वो ब्यूटीफुल होता है। तो हाँ, Yes. आप मिक्स्ड में लिख सकते हो, बोल सकते हो, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन शुद्ध भाषा का अपना एक स्थान है कि भाई, शुद्ध भाषा का भी स्थान है। इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन आपने इसीलिए उर्दू शायरी की बात की, एक दो शायरी जरा गुनगुना दो हमारे व्यूअर्स के लिए। कोई भी ऐसा शेर जिससे लोगों को हाँ, समझ में आए कुछ। जैसे ये उर्दू भाषा की खूबसूरती है कि आप अपने जो थॉट है, जो जज्बा है, जो भाव है, उसको शब्द दे दो, वो पोएट्री अपने आप हो जाती है। आपको राइमिंग ये सब नहीं करना पड़ता। जैसे कि एक मोटिवेटिंग सी बता देता हूँ, लिखता मैं रोमांटिक भी बहुत हूँ। तो वो ऐसे है कि ऐ खुदा दे कुछ और तकलीफ मुझे, ऐ खुदा दे कुछ और तकलीफ मुझे, नई कोई चुनौती तो दे, कि जिंदगी को और जीने को जी चाहता है। कुछ तो आंधियों को उठा, कुछ तूफान तो हो, कि आसमानों को फिर छूने को जी चाहता है। तो क्या बात। मतलब मोटिवेशनल पे, जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि भाई, एरोगेंस भी एक भाव है, और उसकी अपनी जगह होती है एरोगेंस की, क्या कर ले क्या करेगा। तो वैसे एक शेर है कि भाई, हमसे दुश्मनी की ख्वाहिश न करो ए दोस्त, हमसे दुश्मनी की ख्वाहिश न करो ए दोस्त, जितने जख्म मारने की तुम में काबिलियत भी नहीं, उतने तो अक्सर हम खुद को मार लिया करते हैं। तो वो एक एक एरोगेंस एक वाला एक वो है। एक एक रोमांटिक हो जाए, एक रोमांटिक हो जाए। आपने बोला रोमांटिक भी करते हैं आप। हाँ। मैं तो बर्बाद होने चला था तेरे हाथों महबूब मेरे, मैं तो बर्बाद होने चला था तेरे हाथों महबूब मेरे, मुझे सिर्फ एक जख्म देकर मायूस न कर, बर्बाद कर, बर्बाद कर, बर्बाद कर। क्या क्या बात। Naveen, what a wonderful conversation and lot of learning. In fact, I learned quite a lot. Even my viewers must have learned. जाते जाते कोई एक बात जो आप हमारे व्यूअर से कहना चाहिए। सर, जिसको हम मुक्ति बोलते हैं, मेरा एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है इम्पोर्टेंट, कि भाई त्याग से मुक्ति मिलती है, तप से शांति, और कर्म से मोक्ष। ये जो त्याग है ना, कंपटीशन का त्याग, आप किसी से नहीं खेल रहे, आपकी अपनी लीग है, आप अपनी लीग में खेल रहे हो। तो ये कंपटीशन का भाव त्याग दो। दूसरे का प्रमोशन हो गया, आपका नहीं हुआ, आपका दिल अच्छा नहीं फील कर रहा होगा, आप उसको जाके बोलो भाई तेरा हो गया, चल तेरे प्रमोशन के नाम की पार्टी करते हैं। तो आपका भी निकल जाएगा, और वो बुरा भाव भी बीच में नहीं है।
लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करो, दूसरे की खुशी में खुश होना शुरू करो। उसकी प्रशंसा करने के लिए भी दिल चाहिए होता है। हर व्यक्ति सामने वाले की प्रशंसा नहीं करता, कंजूसी करते हैं। Yes. तो आप पैसे नहीं दे सकते, आप फिजिकली हेल्प नहीं कर सकते, आप कम से कम अप्रिशिएट तो कर सकते हो ना, उसमें कौन सा पैसा लगा। क्या और बात। ऐसा करके आप सामने वाले से बड़े हो जाते Yes, yes. हो, उसके दिल में आपके लिए इज्जत आ जाती है। तो इसलिए ये चीज त्याग दो। ये जो दौड़ में दुनिया भगा रही है, अगर सब लोग इस तरफ भाग रहे हैं तो आप दूसरी तरफ भागो, अपॉर्चुनिटी वहां मिलेगी आपको। Yes. जिस तरफ लोग भाग रहे हैं वो लोग ज्यादातर अपॉर्चुनिटी से दूर भागते हैं। Very right, Naveen. And I must thank you for coming to this platform, Win Life Like a Warrior. And on behalf of myself and my viewers, I really extend my gratitude that you found time and joined us. So thank you very much, Naveen. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।